सेना में जब लड़ाई होती है तो परिणाम जो है ना वो स्पोर्ट्स के फील्ड की तरह सिंपल हार जीत नहीं होती। परिणाम यहाँ रक्त बहता है, परिणाम यहाँ पर शरीर के अंग जाते हैं, परिणाम यहाँ पर जीवन जाता है। जी। मेरी जिंदगी में ना सबसे मुश्किल काम पता क्या जो मैंने किया कि एक व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं है, जी। एक होता है ना छोटी सी गलती करी चार्जशीट करो कोर्ट मार्शल करो, कोई दोष नहीं है। तो जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, पेशेंट केयर अटेंडेंट है, गरीब घरों से सारे, जी जी, वो आए और उसको ये कहना तेरी नौकरी खा। आज माँ भारती के ऐसे वीर सपूत का स्वागत करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑपरेशन लड़े हैं और वहाँ से वो विजयी होकर निकले हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी का, जो कि गैलेंट्री अवार्डी हैं, सेना मेडलिस्ट, इंस्पिरेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आज समाज कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ है कि जो जिसका रोल है वो उसको नहीं कर रहा है, प्रकृति के अगेंस्ट में जा रहे हैं। शादी के टाइम पर बच्चे शादी नहीं कर रहे, और तो और मेरी कल अपनी ही डॉटर से कुछ चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि डैडी अगर आप देखेंगे 2035-40 के टाइम पर बच्चे जेंडर चेंज कर रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार। हम किधर जा रहे हैं? करोड़ों यूथ आपको फॉलो करता है, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस मैटर पे, इस सब्जेक्ट पे, अगर एक लड़की पैदा होती है वो अपना जेंडर चेंज कर ले, बड़े गर्व की बात है। अगर कोई भगत सिंह की बात करे तो उसकी माँ होना कितने गर्व की बात है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें पिछले 70 सालों में, या शायद उसके पहले से भी एग्जैक्टली नहीं कह सकता मैं, हमारे समाज में गलत धारणाएं बना दी गई और वो धारणाओं का ये परिणाम है। तो एक वो बना दिया गया है, सुनने में किसी को भी अच्छा लगता है, कि ये आज़ादी है, वो आज़ादी है, ये फ्रीडम है, वो फ्रीडम है, वो गलत है। तो एक ये बना दिया गया है, एवरीबॉडी इज फ्री टू हैव हिज ओपिनियन। ये बड़ा गलत है। ओपिनियन ये रखना है, लेकिन कब रखना है, क्यों रखना है, पहले वो समझा गया। और मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए हम अपने लिए तो आए ही नहीं है इस पृथ्वी पर, आप आए हो योगदान देने, और इसको आई मी माई सेल्फ में आप डालोगे तो फिर नहीं होगा। सिंपल आप स्पोर्ट देखिए ना, कोई टीम स्पोर्ट देखिए जी, उसमें खिलाड़ी अगर आई मी माई सेल्फ करेगा तो वो टीम कभी जीत सकती नहीं, जीत सकती। कितना ही बढ़िया खिलाड़ी, जब तक टीम वर्क नहीं हो, टीम वर्क जब तक नहीं होगा, टीम की आवश्यकता के हिसाब से खेलना है ना जी। आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी टीम में जिसमें आप सोच रहे हो सब पूरी जिंदगी से, बचपन से, कि मुझे उस टीम में जाना है, भारत की टीम में मान लो, है ना। आपका जैसी कॉल आता है, यू बीन चोजन, तो जैसे मैच के लिए आप पहुंचते हो तो आपने जो चाहे सोचा हो क्रिकेट में या फुटबॉल, हॉकी, कोई भी गेम, आप पहली बात जाके कैप्टन कोच से पूछोगे, सर मेरे से आप क्या अपेक्षा करते हैं? जी। आप चाहे जिस चीज़ में एक्सपर्ट रहे हो, भाई तू जिस चीज़ में एक्सपर्ट है तेरे से बेटर प्लेयर है, हम तेरे से ये वाली अपेक्षा कर रहे हैं। अपना गेम नहीं खेलना है, ये करना है तुझे। तेरे को ओपनिंग में डाल रहे हैं हम, सर मैं तो नंबर 6 खेलता हूँ, भाई यहाँ नंबर 6 पे तेरे से बेटर प्लेयर है जी। टीम के इंटरेस्ट में वही 6 पे खेले तो बेटर है, तू ओपनिंग में आ जा। और तू जो मारता था उठा उठा के लप्पे नहीं मारेगा, यहाँ तेरा काम है विकेट होल्ड करना, सामने वाला बैट्समैन है वो मारेगा, तेरा काम है स्टैंड देना, ज़्यादा बॉलें नहीं खाना। सिंपल रोल है भाई, आपको ही निभाना है। आई मी माई सेल्फ नहीं चलेगा ना, हर खिलाड़ी बोले मैं तो नहीं चलेगा ना। तो वो ही आप आए हो इस धरती पर, आपको ये मानो कि ऊपर से ईश्वर ने चुना है कि जा नीचे इस टीम में ज्वाइन कर, तेरे को चुन लिया गया है। ह्यूमन टीम, मनुष्य नाम की एक टीम है, उसमें तेरे को चुन लिया गया है। तू अंदर जा, अपना रोल प्ले कर, अपनी मर्जी मत कर। अब वो आके आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा क्या रोल है, वो प्ले करना है। ओपिनियन क्यों होता है? ओपिनियन मैं बताता हूं क्यों होना है। धारणाएं होनी चाहिए। आपका ओपिनियन, हम सबके यहाँ पर जितने हम 4-5 लोग हैं इस कमरे में, अलग अलग ओपिनियन क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमें सत्य का पता नहीं। अगर किसी चीज का सत्य का पता नहीं है तो उस सत्य को जानने के लिए आवश्यक है कि भाई हम चलो चारों मंथन करते हैं, है ना। यहाँ से फला जगह जाना है, या कोई भी समस्या आई है,
यार इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। मान लो ये छत लीक कर रही है, तो एक का ओपिनियन आता है कि वो पाइप बदलनी चाहिए, दूसरे का आता है कि टंकी बदलनी चाहिए। आपका बोलते हो कि नहीं छत के ऊपर की खड़क जो है निकाल के वो ठीक करेंगे तो हो जाएगा, है ना। मेरा ओपिनियन आता है कि नहीं ऊपर एक पॉलीथीन बिछा देते हैं, ठीक हो जाएगा। ये चारों ओपिनियन ठीक है, लेकिन ओपिनियन के पहले हमारी नीयत क्या है इस ओपिनियन के लिए। अगर हमारी नीयत ये है कि भाई ये पानी बंद होना चाहिए छत से, ये मेन बात है। अब चूंकि वो पानी बंद होना इज द प्राइम रिक्वायरमेंट, तो हम अपने ओपिनियन दे रहे हैं, तो मेरे को अपने ओपिनियन से चिपकाव नहीं होना चाहिए। बोले चल पहले तेरा ट्राई कर लेते, पाइप बदल के, बदला रुक गया, तो हम तीनों को भी बराबर खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल, वाह भाई ये शाबाश यार तूने सही बताया। दिक्कत क्या आती है कि ना चाहे छत पूरा बह जाए, मेरा वाला ही चलाओ, मेरा वाला ही जो मैंने पता है, मैंने जो बोला वही रास्ता चलना चाहिए। अगर मुझे अपने ओपिनियन से ज्यादा चिपकाव है तो फिर आपका ओपिनियन रखने का आपको हक ही नहीं है। सॉल्यूशन जो है तो वो अगर आपका चिपकाव है तो आपको फिर ओपिनियन रखने का कोई हक नहीं। तो आप पहले तो देखो कि हम जितने भी रखें वो इसलिए रखें कि हम सत्य जानना चाहते हैं, ट्रुथ क्या है। वो ट्रुथ जैसे ही जाने, जैसे पश्चिम में क्या था पहले, वेस्ट में किसी को नहीं, वो एक मानते थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ऐसे मानते थे वेस्ट में। तो अब जैसे ही गैलीलियो ने बोला कि नहीं भाई वो तो मेरे हिसाब से तो पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसको मारने लग गए थे। तो ठीक है, एक ऐसा स्टेज है जब किसी को नहीं पता कि यार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रहा है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, किसी और के कौन चक्कर लगा रहा है, तो आप अपना एनालिसिस कर रहे हो, आप अपना चारों अपना कर रहे हैं, तब तक ठीक है, क्योंकि इन चारों में से संभावना है कि एक सत्य निकल जाए। बिल्कुल, सत्य ढूंढना हमने, तो 4, 5, 6, 10, 15, 50, 100 ओपिनियन होंगे, तो चांसेस है कि इसमें से एक होगा, क्योंकि 100 ओपिनियन की बात भी हो सकता है कि उसमें से एक भी ना हो, कोई और ही सत्य, कोई और भी नहीं। लेकिन जितने ओपिनियन होंगे बेटर है, होने चाहिए। लेकिन जब सब प्रूव हो गया कि भाई सूर्य सेंटर में है, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, उसके बाद भी अगला बंदा जिद पर अड़ा रहे, नो आई विल, मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं छोड़ता, मैं मार दूंगा, जगह दूंगा, मैं नहीं छोड़ रहा, मैं यही मान के चल रहा हूँ, तो ये तो पागल है, ठीक है ना। तो आप जो जेंडर चेंज वगैरह कर रहे हो भाई क्यों कर रहा है, इस ये जो तेरा ओपिनियन है किस लिए है, क्या मानवता के कल्याण के लिए है, सृष्टि के कल्याण के लिए है? अगर तेरा वो ओपिनियन है तो फिर सही है। वैसे सृष्टि ऐसा करेगी नहीं कभी, सृष्टि का बैलेंस परफेक्ट है, लेकिन एक कहने के लिए एक आर्गुमेंट से एक मान लो कि सृष्टि जो है खाली मेल पैदा कर रही है, वैसा कभी होगा नहीं। तो बोले यार मानवता कैसे चलेगी, सारे मेल पैदा हो रहे हैं, लड़के ही पैदा हो रहे हैं, तो भाई हम में से कुछ लोग यार जेंडर चेंज करते हैं, तो आप मानवता का कल्याण सोच रहे हो, सृष्टि आगे बढ़ानी है, हम में से कुछ लोगों को नारी बनना पड़ेगा क्योंकि सारे मेल पैदा हो रहे हैं। तो वही ओपिनियन, वही बात, वही आर्गुमेंट अब मानवता और समाज के हित की है। लेकिन जब सृष्टि बैलेंस कर रही है, तुम जबरदस्ती क्यों खेल रहे हो? जबरदस्ती अमरूद के बीज से आम का पेड़ क्यों निकाल रहे हो? जब तेरे को अमरूद का पेड़ बनाया है, भगवान ने तुमको अमरूद के बीज बनाया है, तो जबरदस्ती आम का पेड़ क्यों बनना चाह रहा है? क्यों नहीं, मेरे को अपनी मर्जी चलानी है, आई मी मर्जी, मेरी मर्जी, तो कल सृष्टि अपनी मर्जी चलाने लगे तो मतलब मेरी मर्जी। और अनुशासन, अनुशासन जैसे हम सेना से हैं तो बाहर में जाते हैं, अनुशासन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि फौजी आया अब ये स्ट्रिक्टनेस की कोई बात करेगा। मैं कहता हूँ भाई आपको स्वतंत्र रहना है ना, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, जिसके लिए माई फ्रीडम माई लाइफ, उसके लिए अनुशासन जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सूर्य की तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता खुली दोपहर में अगर चमक रहा है तो, शक्ति है उसमें जी, वो अनुशासन में है। उसी समय पे लाखों करोड़ों साल से घूम रहा, उसी टाइम पे सर्कल मार, पृथ्वी उसी से डिसिप्लिन में चल रही है, उसी टाइम पे सूर्योदय हो रहा है, उसी टाइम पे सूर्यास्त हो रहा है, हर ग्रह नक्षत्र जो है पूरा 100% डिसिप्लिन में चल रहा है। अगर ये अपना अनुशासन तोड़ दें एक दिन के लिए कि यार जैसे हम सोचते हैं ना मेरी मर्जी मैं क्यों, तो एक दिन बोले भाई मंगल ग्रह की यार मैं ये वाला सर्कल क्यों, मैं आज ऐसे चल पड़ता हूँ पृथ्वी की तरफ, टक्कर मार देता हूँ, क्या करोगे? उसी वक्त पहले आ जाएगा। तो वो अब लेकिन वो फ्री है, कोई सूर्य को कोई रास्ता बता रहा नहीं बता रहा, किसी ग्रह को रखा, क्यों? क्योंकि वो अनुशासन अपने अनुशासन में चल रहा है। आप यदि इसको ना अंतर्विरोध मानते हैं लोग, अनुशासन और स्वतंत्रता। अनुशासन में रहे तो फ्रीडम जाएगा, ये सोचते हैं लोग, ये दोनों पूरक हैं। आप अनुशासित रहोगे तभी फ्री रहोगे। बिल्कुल सही बात है। आप समाज के
आचरण को फॉलो करोगे, समाज के नियमों को फॉलो करोगे तो कोई आपको छेड़ेगा नहीं। आप बोलोगे नहीं मेरे को क्या लेने देना, मैं चोरी कर लेता हूं, तो आप जेल में जाओगे, आपकी फ्रीडम गई। अनुशासन तोड़ा, इसलिए अनुशासन तोड़ा समाज का आपने, आप जेल में गए, अब फ्रीडम गई आपकी। तो आपको ये आवश्यक है, और इसीलिए कृपया करके आप प्रकृति के नियम से ना छेड़खान करें। जो भी जैसा सोच रहे हैं, जेंडर चेंज, फलाना चेंज, ये चेंज, वो चेंज, सृष्टि ने आपको बनाया है। आप, और ये भाव कहाँ से आता है? ये भाव आता है तुलना से। व्यर्थ में आपको जिसने जो जहां पैदा किया है, जिस रोल में पैदा किया है, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो सिपाही मेरे से ज़्यादा मुझे लग रहा था कि सक्षम है, उसको ईश्वर ने सिपाही बनाया, जवान बनाया, वो रोल कर रहा है, मेरे से बेटर रोल कर रहा है। वो हाउसकीपिंग, वो अम्मा आती है, वो पेशेंट का सब साफ कर रही है, उसको वही रोल सृष्टि नियति ने दिया है, वो मेरे से बेटर कर रही है। वो क्यों जले मुझसे? बिल्कुल सही बात है। क्यों जलूं? मैं सोचूं कि नहीं वो जनरल साहब है, मैं उससे क्यों जलूं? जनरल साहब, उनको जनरल भगवान नियति ने बनाया, वो अपना रोल निभा रहे हैं, मैं अपना रोल निभाऊं। जिसने जहां जा दिया है, तुमको जिस रूप में दिया है, उसमें बेस्ट करो ना आप। बिल्कुल सही बात। तो आप उसको छेड़खानी क्यों कर रहे हो? अगर यही मर्जी पूरी सृष्टि चलाने लग गए, आपने बोला गेहूं, अब वो निकाल दे कोई ऐसा फसल जो खाने लायक ही ना हो, वो बीज बोले नहीं मेरी मर्जी, मैं नहीं बनता गेहूं, तुमने जबरदस्ती क्या कि तुमने गेहूं बोया, मैं गुलाम हूं तुम्हारा? मैं नहीं बोता गेहूं, मैं तो झाड़ उगूंगा, मेरी मर्जी भाई। तो सृष्टि सब अनुशासन में चलती है, आप उससे करेंगे तो विनाश हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। आप इसको कृपया करके ना छेड़ें, आप अपने दायित्व पहचानें और उस रोल को आप फुलफिल करें, निर्वाह करें। निश्चिंत रहें, धरती पर मनुष्य आपको जजमेंट में हो सकता है गलती कर दे, पर आपका पूरा न्याय होगा। बिल्कुल। आप यहाँ पर आए हैं, हर एक व्यक्ति का रोल, जो पुरुष रोल बोलते हैं ना, डेस्टिनी, ह्यूमन हमारा रोल है। यहाँ पर आप आए हैं अपना लार्जर ब्रह्मांड के अंदर अपना रोल निभाने आए हैं। हम अपना जीने के लिए कुछ नहीं आए हैं। जी बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत कुछ नहीं है, आप अपना दायित्व का निर्वाह करें और सम्मानपूर्वक जाएं। जब पवेलियन जाता है ना बंदा आउट होके, तो अगर अपना रोल ठीक खेल के गया है तो गर्व से जाता है ना, सीना फूल, क्राउड की तरफ भी देखता है तो तालियां बज रही होती हैं। हाँ। अंदर जाता है, उसके बाकी टीम साथी भी खड़े होके तालियां बजाते हैं। तो जब हम यहाँ से पवेलियन जाएंगे ना वापस, तो वो होना चाहिए, चाहे छोटा सा रोल हो, बड़ा सा रोल, कोई रोल कोई भी हो, लेकिन उस रोल से उतना ही प्यार होना चाहिए। अगर एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप गले में डाल के गर्व महसूस करता है, तो एक हाउसकीपर को झाड़ू हाथ में लेकर भी गर्व महसूस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तब वो रोल अदा होगा। बिल्कुल, आपको वो रोल ढूंढना है, ये क्या चीज है। दुर्भाग्यवश समाज में हमने क्या कर दिया, जो शायद उतना योगदान का नहीं है। मैंने कहा मनुष्य है ना, मनुष्य के बनाई व्यवस्था में ऊंच नीच हो जाती है, तो हमने कई चीज़ों को ज़्यादा बड़ा बना दिया है, कई चीज़ों को छोटा बना दिया है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि आज अगर देश में पूछा जाए किसी से कि पॉपुलर नाम कौन से हैं, किसी से पूछ लें तो प्रसिद्ध तो नाम आएंगे फिल्म स्टार्स के, जी, स्पोर्ट्स पर्सन के, और कुछ धनाढ़ लोगों के नाम आएंगे, और एक आधा नेताओं के नाम आएंगे। जी, यही आएंगे ना। अब आज अपनी सोच ले जाओ, आज से 1000 वर्ष पूर्व इसी देश में प्रसिद्ध नाम कौन से थे? 1000 वर्ष पूर्व या उसके पहले जितने भी थे, 1000 वर्ष पूर्व तक, 1000 या 400-500 एग्जैक्टली, अब जो भी सोचो, तो वो सारे के सारे या तो ज्ञानी थे या योद्धा थे। जी। और कोई नाम इतिहास में आपको हमें पता है? नहीं। बस वही है। क्या उस समय क्या राजा महाराजा स्पोर्ट्स नहीं कराते थे? कुश्ती, तलवारबाजी, घुड़सवार, कोई ना कोई तो जीतता ही था। जी। क्या उस समय कलाकार नहीं थे? होते, गायक थे, एक्टर थे, डांसर थे। क्या भारत सोने की चिड़िया था तो तब क्या धनाढ़ लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे ना। भारत सोने की चिड़िया और लोग सारे गरीब तो नहीं है ना, बहुत जबरदस्त धन वाले लोग होंगे। उनका नाम इतिहास में कहीं है? नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि समाज के सामने आदर्श कौन से रखने हैं। ज्ञानी, योद्धा, बस। बाकी वो अपने टॉप पे पहुंच रहे हैं, वो भी वहां भी कोई बढ़िया एक्टर, बढ़िया सिंगर, बढ़िया खिलाड़ी, बढ़िया पहलवान, बढ़िया कुश्ती, बढ़िया पैसे वाले हो रहे हैं, लेकिन आदर्श ये रखें। ये हमसे आज भूल हो रही है कि हम गलत आदर्श सेट कर दे रहे हैं। समाज में इनको हमने हीरो बना दिया है। तो ये आने वाली पीढ़ी, खासकर जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको बता रहा हूँ, ये ही हम गलत कर रहे हैं। वो उनसे इंस्पायर होकर वो बनना चाह रहे हैं।
आप देखो ना छोटी छोटी बच्चियां रील बना रही है और कोशिश कर रही है किसी हीरोइन की तरह डांस करने की, जो शायद कभी कभी भोंडा भी होता है। जी। तो हमें लगता है यार हमारा बच्ची ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि हमने वो आदर्श समाज में बना दिया गलत लोगों को, तो ये दोष हो जा रहा है। तो आदर्श पहले हम इसको सही करें। और एक उदाहरण और दूंगा मैंने कहा था सिर्फ योद्धा और ज्ञानी होते थे जी। लेकिन एक व्यक्ति और उदाहरण दूंगा मैं, जो ना योद्धा था ना ज्ञानी था, दोनों नहीं था। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज्यादातर नाम बड़े बड़े लोगों के आते हैं इतिहास में ना, शिवाजी हो गए और ऋषि हो गए, वाल्मीकि ऋषि, उन्होंने पूरा नेशनल लेवल पे काम किया उन्होंने। मतलब एक व्यक्ति था जिसने अपने गांव के लेवल पे भी काम नहीं किया, सिर्फ अपने माता पिता के लिए काम किया। और उस व्यक्ति का नाम उस समय, अब देखिए पहले टीवी वगैरह तो सोशल मीडिया नहीं था ना, उस व्यक्ति का नाम इस देश के कोने कोने के हर गांव में पहुंचाने में लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी, बिल्कुल ऑटोमेटिक नहीं हुआ होगा। उस व्यक्ति का नाम श्रवण कुमार है, ना ज्ञानी ना योद्धा। अगर बेटे का उदाहरण दिया जाता है हाँ, तो श्रवण कुमार, तो ऑटोमेटिक नहीं हुआ ये। समाज में उस समय कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यार इसका नाम ना फैलाओ, मुंह जुबानी फैलाओ, कहानियां बोल बोल के फैलाओ, संत लोग घूमो और इसी कहानी बताओ, देश में कोने कोने में बताओ, हर पीढ़ी दर पीढ़ी बताओ। इतने हजारों वर्ष बाद भी आज हमें और आपको पता है, सबको पता है। बिल्कुल सही। तो किसी ने फैलाया बोल बोल के। तो यानी कि तब समाज में लोग कंट्रोल करते थे नैरेटिव, समाज के हित में। और वो क्यों होता था? क्योंकि समाज में जो नैरेटिव कंट्रोल करने वाले लोग थे वो ऋषि होते थे। जी। ऋषि जो महामोह से ऊपर है, समाज हित की बात करते थे। आज जो नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो कौन है? फिल्म वाले, टीवी वाले, सोशल मीडिया वाले, मैगजीन वाले, अखबार वाले। दुर्भाग्यवश ये सब धंधे में है। उस समय चीजें कॉमर्शलाइज नहीं थी, आज चीजें कॉमर्शलाइज। तो नैरेटिव ये कंट्रोल कर रहे हैं जिसको बिजनेस करना है। बिजनेस। तो उसको इससे नहीं फर्क पड़ रहा है कि ये समाज के लिए अच्छा है नहीं है, यार ये बिकेगा, ये बिकेगी, ये खबर बिकेगी, इस व्यक्ति को आगे लाएंगे तो हमारा चैनल चलेगा, इस व्यक्ति का नाम बढ़ाएंगे तो हमारा चैनल चलेगा, इस खेल को ऊपर लाएंगे तो हमारा पैसा आएगा। तो जबरदस्ती चीजों को हमने थोपा जा रहा है अपनी सुविधानुसार, अपने व्यापार के हिसाब से। ये दुर्भाग्य है। जी सर। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आजकल जो युवा पीढ़ी है, मुझे आप जो युवा पीढ़ी है, मैं आपसे बड़ा आशा रखता हूँ कि आप ये माने कि मेरी पीढ़ी तक के लोगों से ये भूल होगी। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इसको सही कीजिए। एक रहता है ना युवाओं को आजकल, यार आप लोगों का तो ऐसा था, मैं बोला ठीक है, वैसे ही सोचोगे यार, आप लोगों ने सब नया जमाना हम चेंज करेंगे। करो चेंज, बिल्कुल करो चेंज। आप लोगों ने पता नहीं किन किन लोगों को आदर्श बना दिया समाज का, हम सही करेंगे। करो चेंज। बिल्कुल सही बात। आप लोगों ने क्या आई मी माई सेल्फ की दुनिया बना रखी है, हम सही करेंगे, हम बनेंगे कि नहीं, दुनिया जो है वो सिर्फ योगदान की है। करो चेंज। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आज की युवाओं से, बदलो इसको। बिल्कुल सही बात है सर। आपके अपने जीवन काल में आपने पहली पारी लगभग 3 दशक तक सेना को दी, उसके बाद अब आप समाज में हैं और अच्छे आप कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉरपोरेट में, सब जगह पर आप अटेंड कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। सेना और सिविल दोनों के बीच में अगर आप आज देखें तो आपको क्या फर्क नजर आता है? पहली बात तो मैं साहब इसके बड़ा पक्ष में नहीं रहता हूँ तुलना करने की, क्योंकि यहाँ से समस्या शुरू होती है। जी। जब भी हम किसी चीज़ को तुलना करते हैं ना, कंपैरिजन, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वहीं से आप देखना किसी भी समस्या का जड़ में वही है। एक तराजू पे हम 2 चीज़ों को रख देते हैं, तोलना शुरू कर देते हैं, है ना। आप यहाँ 2 प्रकार के पौधे हैं, आप करो तो फिर तुलना करना शुरू कर दो, तो ये बड़ा है वो छोटा है, सब अपनी अपनी नियति से। तो सेना सिविल सब अपना अपना काम कर रहे हैं। राष्ट्र के विकास के लिए हर एक व्यक्ति को निर्वाह करना है। ऐसा कहूँगा कि खाली सेना से देश चल जाएगा तो नहीं, सिविल के हर एक व्यक्ति ने अपना अपना दायित्व का निर्वाह करना है, ठीक है ना। तो फर्क सिर्फ यही है कि सेना में थोड़ा सा अनुशासन है और राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है, और कारण इसलिए है कि सेना का जो परीक्षा हो जाती है बहुत जल्दी। जी। आदमी भ्रम में जीना शुरू करता है, किसी भी चीज़ में, शरीर ही ले लो, आदमी भ्रम में जीना शुरू करता है, क्या होता है यार एक आधा सुट्टा मारने से, है ना, भ्रम होता है। फिर लेकिन काफ़ी समय लग जाता है किसी को
जी। उसका परिणाम आने में, तब तक बहुत लेट हो जाता है। लेकिन तब समझ में आता है कि यार गलत कर दिया मैंने। विज्ञान तो, शरीर का विज्ञान तो वही है। बिल्कुल वही। आप बोलो नहीं आज का नया जमाना ये वो, तुम कुछ भी करते रहो। आज से 10,000 साल पहले इस शरीर में जो जो चीज डालने से लाभ होता था, आज भी वही वही है। बिल्कुल सही इसमें कोई बदला नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहो, मॉडर्न डे, मॉडर्न एज, फलाना ढिमकाना, नहीं कुछ नहीं है, वही है। तो सेना में उसका सामना जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, और इंसिडेंटली, दुर्भाग्य या सौभाग्य नहीं बोलूँगा मैं, भारतीय सेना जो है हमेशा लगी रहती है। काउंटर इंसर्जेंसी में तो लगी ही लगी है। मेन बॉर्डर वाले युद्ध, बॉर्डर पे तो है ही, बॉर्डर पे भी है, तनातनी रहती है। तो बट ये लगा तो लड़ाई में क्या होता है कि अगर यदि थोड़ा बहुत भ्रम आ भी गया है तो लड़ाई में खट से खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो लड़ाई में आप जब जाते हैं, और सबको पता होता है कि जब लड़ाई में आप जा रहे हो, तो अगर थोड़ी देर पहले हम ओपिनियन की बात कर रहे थे ना, तो सिर्फ कहने के लिए, बोलने के लिए 50 ओपिनियन रख दो। लेकिन जब घुस रहे हैं हम युद्ध के मैदान में, तो आपको भी पता कि मैं ओपिनियन छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि अब सच्चाई सामने है। बिल्कुल। तो आपने ओपिनियन जो बनाए हो, और यहाँ पर जो है सेना में जब लड़ाई होती है, तो परिणाम जो है ना, वो स्पोर्ट्स के फील्ड की तरह सिंपल हार जीत नहीं होती। परिणाम यहाँ रक्त बहता है, बिल्कुल। परिणाम यहाँ पर शरीर के अंग जाते हैं, परिणाम यहाँ पर जीवन जाता है। जी। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ तो परिणाम ये भी हो सकता है कि आप एक मोर्चा हार जाए, जी। राष्ट्र के जमीन का एक कोई टुकड़ा। जी। ठीक है, तो कीमत जो है बहुत बड़ी होती है। तो हमारा भ्रम पालने की जो आदत है, जो साधारण लोगों की तरह ही है हम भी, लेकिन वो टूटता ठक से है। तो हमको ये बोध हो जाता है कि यार ज्यादा भ्रम में ना रहो, लाइन पे आ जाओ। बिल्कुल। तो यू कैनॉट वॉक इनटू ए बैटल। आप युद्ध में किसी भी प्रकार का भ्रम लेके नहीं जा सकते। वो भ्रम चाहे शत्रु के बारे में हो, वो भ्रम चाहे अपने सामर्थ्य के बारे में हो। बिल्कुल। जबरदस्ती आप सोचो नहीं मैं तो फन्ने खा हूँ, अभी जाऊंगा रगड़ दूंगा, है ना। अपनी अगर सामर्थ्य से ज्यादा अपने आप को आंक रहे हो, जी, तो वहां जाती पहली गोली में स्वभाव बोल हो जाएगा, है ना। चाहे वो लड़ाई का वो मैदान हो, वो क्या है, पहाड़ तो आधे घंटे में खींच देंगे इसको, तो चढ़ना शुरू करो 15 मिनट में, सांस ऊपर सांस नीचे, तो वास्तविकता सामने आ जाती है, आपके बैठ जाता है, सब वास्तविकता सामने आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि सेना में चूंकि हम युद्ध से लड़ते हैं, युद्ध भूमि से डील करते हैं, तो भ्रम पालने की जो मनोवृत्ति है एक मनुष्य की, वो बहुत जल्दी टूट जाती है, बहुत जल्दी धराशायी होती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। तो हम लाइन पे आ जाते हैं ठक से। वो हमारी आदत फिर जीवन में भी रहती है। करेक्ट। तो इसीलिए सैनिक जो होता है वो जीवन में ज्यादा भ्रम लिए बगैर थोड़ा सा ट्रुथ के आसपास ही रहता है। एग्जैक्टली ना भी रहे तो वो ट्रुथ के दाएं बाएं रहता है। सिविल में भी सत्य स्पष्ट है। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको सब पता होता है क्या सही है क्या गलत है। एक ऋषि को सब पता है, वो किसी भ्रम में नहीं जीता, जो सच्चा ऋषि है, सच्चा साधक है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आदमी उस भ्रम में काफी दिन चलता रहता है। बोलते हैं ना, पतंग को ढील बहुत देता है। तो नियति सिविल वहां से चल, तू मानता रहे ऐसे कि यही सही है, चल भाई चलता रहे। परिणाम आएगा उसका भी, डिजास्टर्स आएंगे, बट तो पता नहीं कभी 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 40 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, वो तब आएगा अरे यार पूरी जिंदगी गलती कर दी मैंने। तब तक बहुत कुछ आप बर्बाद कर चुके हो, अपना भी या अपने परिवार का, समाज का या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी कर रहे थे उसका भी, है ना। और मैंने कहा मनुष्य के निर्मित व्यवस्था में शायद आप पकड़े भी ना जाओ। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की बनाई व्यवस्था है ना। भगवान की व्यवस्था में तो आप नहीं गोली पिला सकते, वहां तो आप पकड़े जाओगे। मनुष्य की बनाई व्यवस्था है तो शायद आप पकड़े भी ना जाओ। आप इस भ्रम में रहो कि देखो मैंने तो सब जगह से पार कर लिया है, सबका बेवकूफ बना दिया मैंने, कहीं ना तुम ऐसे ही बोल रहे मैं गलत हूँ, देखो मैंने उसको भी कन्विंस कर दिया, इसको भी कर दिया, उसके मैंने वहाँ भी वो भी क्लियर कर लिया, मैंने वो सिलेक्शन भी क्लियर कर लिया, ये भी बन गया, मैं अपनी कंपनी का MD भी बन गया, और तुम कहते हो गलत है, बढ़ाओ यहाँ से। लेकिन भाई वो इसी वजह से सेना और सिविल में ये जो फर्क है ना, मनोवृत्ति सैनिक की भी शायद होती होगी, लेकिन यहाँ युद्ध जो एक ऐसी चीज़ है ना, खट से धराशायी करती है। सिविल में वो थोड़ा लंबा चलता है, तो भ्रम पालने की स्थिति सिविल में ज़्यादा रहती है। हम सत्य के ज़्यादा नज़दीक हैं, वो थोड़ा भ्रमित ज़्यादा है। इसीलिए शुरुआत में एक बात कही थी ना, हमारा दायित्व है कि जब सेना छोड़ के आते हैं ना, तो सिविल में ये भावना थोड़ा सा बैलेंस डालें इसको। तो ये है सेना और सिविल में फ़र्क। खासकर जितने एक सर्विसमैन है, सर्विसमैन भी है, क्योंकि आज ही मैं पिछले 2-3 दिन में मैं देख रहा था किसी का एक सर्विसमैन की सोशल मीडिया पे, ठीक है उनकी शिकायत होगी, लेकिन अगर आपको
कोई भी व्यवस्था है, मैंने कहा सेना भी मनुष्य की बनाई व्यवस्था जी, है, बिल्कुल। त्रुटियां हो सकती हैं, बिल्कुल सर। न्याय अन्याय होता रहता है, वो भी हमारा सोच है, हमारा नजरिया है कि ये अन्याय हुआ, ये न्याय हुआ। अगर आप मन में मलाल है भी तो सिस्टम है, बना हुआ है, आपके जैसे लोग हैं, गाइड कर रहे हैं, बहुत पावन काम कर रहे हैं। कुछ कमी रह गई है, कुछ एंटाइटलमेंट में कमी रह गई है, कुछ जो मिलने चाहिए एमोलिमेंट्स में कमी रह गई है, उसका आपके जैसे लोगों से या जो लोग जानते हैं उनसे संपर्क करें, गाइडेंस लें, उसका निदान करें। व्यवस्था है, सेना की है, नहीं है तो कोर्ट है, बिना हल्ला मचाए आप अपना काम करें। कृपया करके बाहर गंदगी ना फैलाएं, ढिंडोरा ना पीटे। ढिंडोरा ना पीटे। एक परिवार है, एक परिवार में भी शिकायत तो रहती है, बेटे की बाप से शिकायत रहती है कि मैंने आपसे साइकिल मांगी, आपने दी, लेकिन उसका जाके मोहल्ले में अगर वो बदनामी कर रहा है अपने परिवार की ना, वो गलत है। तो आप कृपया करके जो है उसको करें, और कोई शिकायत कमी पेशी रहेगी तो सिस्टम में व्यवस्था है, उससे आप उस व्यवस्था के थ्रू थोड़ा देर सवेर मिलेगा, पूरा हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, लेकिन कृपया करके सेना को, जिसकी रोटी आपने खाई है, जिसके नाम आप लगा के बैठे हो जी, नाम के पहले मेरे 2 शब्द लगते हैं, नाम के बाद मेरे 2 शब्द लगते हैं, सब सेना का दिया हुआ है। आज आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, सेना की बदौलत बात। बिल्कुल। जो लोग आज, कुछ लोग, ज़्यादा नहीं है मगर कुछ लोग दोष भी दे रहे हैं, तो उनकी भी वो सोशल मीडिया वाले या कोई इसीलिए सुन रहा है कि उसके नाम के आगे भी रैंक ही लगा है जी, तो उसी सेना का रैंक यूज़ करके करने की वजह से आपको कोई यूज़ कर रहा है, तो कृपया करके ना करें, है ना। और अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि अधिकार लोगों के मिलने चाहिए, तो जैसे कैप्टन लोकेंद्र साहब कर रहे हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, ढिंडोरा अखबार में थोड़े पीछ रहे हैं। आपके पास भी कितने ऐसे केस आते होंगे, किसी को ये नहीं मिला, किसी को वो नहीं मिला, तथाकथित रूप से शायद आप वो ये भी सोचता हो कि उसके साथ गलत हुआ है, तो आप उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसका ढिंडोरा थोड़े ना मार्केट में पीट रहे हो आप। सेना ने इसके साथ ये गलत किया, उसके साथ ये गलत किया, मानव मैन मेड सिस्टम है, भूल चुके। सेना तो वैसे भी डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, तो कृपया करके ये ना, उसकी मर्यादा का पालन करें। हाँ, क्योंकि राष्ट्र जो है, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, पूरा देश समाज हमारी तरफ देखता है अनुशासन की। हम एक एग्जाम्पल है, कृपया कर इसको धूमिल ना करें। आपके अगर सुझाव हैं तो आप प्रॉपर चैनल से भेजें, कोई सुझाव है बिल्कुल कंट्रीब्यूट करें, प्रॉपर चैनल से भेजें, चिट्ठी लिखें जिसको लिखना है, रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के समय भी। एक बात और बताता हूँ, मैं एक बार सेना में ही था, तो मेरे बगल वाली बटालियन में एक आत्महत्या केस हो गया जी, तो उसके कुछ रहे होंगे फ्रस्ट्रेशन जो भी है, तो मुझे बड़ा पीड़ा हुआ। उसके बाद से जितने भी हमारे सेना में होता है ना, चाहे कंपनी कमांडर हो चाहे कोई भी हो, एक सैनिक सम्मेलन होता है, मैं हर एक सैनिक सम्मेलन में एक बात कहता था कि मैं कितना भी वेलफेयर ओरिएंटेड हूं, आपसे मुझे प्रेम है जवानों से, फिर भी क्या बता, मैं मनुष्य हूं, मेरी सोच में कमी रह जाए, मेरा मन कहीं भटका हो, या एक मोमेंट हो जिसमें मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं किसी काम से, हो सकता है मैं आपकी बात ना सुनूं, आप आए, मैं कहीं डिस्टर्ब हूँ, हो सकता है मोमेंट। तो मैंने कहा भाई सीधा, अगर मैं कंपनी कमांडर हूँ तो मैंने कहा सीधा सीओ साहब के पास चलेगा। मैं अभी जितने सर्विस कर रहे हैं उनसे बता रहा हूँ, जब भी आपको लगे कि अगर आपकी बात है, सीधा आप अपने चैनल में नेक्स्ट के पास चले जाइए, वर्दी पहनिए, फर्स्ट क्लास प्रॉपर टर्नआउट कीजिए, सीधा नेक्स्ट जो आपका सीनियर है, जिससे आपने बात करी, जिससे आपको लगा कि आपको न्याय नहीं मिला, आपकी पॉइंट नहीं सुनी गई, आप सीधा नेक्स्ट सीनियर के पास जाइए, वर्दी पहनिए, वहाँ जाइए, ऑर्डली रूम का भी व्यवस्था है, नहीं भी है तो आप कहीं भी जाइए, सलूट मारिए, श्रीमान मेरे को अपनी ये बात कहनी है। ऑफिस में जाइए, खुले में ऑफिस में जाइए, सुनिए, वहाँ नहीं हुआ उसके ऊपर कोई व्यवधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है सेना में ऐसा कि चैनल के थ्रू आप किसी के पास जा रहे हैं, चैनल तोड़ के नहीं, आपने सीओ साहब से बात करी नहीं, आप ब्रिगेड कमांडर साहब तक पहुंचे नहीं, आप जा रहे हैं, कोई आपको सजा नहीं देगा, कोई चार्जशीट नहीं होती इसकी, चैनल के थ्रू आप चलते जाइए, जहां तक जाना है आपका रिजोल्यूशन होगा। आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मन मत करो, ऊंची नीचे समय आएंगे, बट आप ये कीजिए और अपनी व्यवस्था समस्या आप उसको कीजिए, सलाह लीजिए, साहब के जैसे लोग फौज में भी होंगे, अंदर सर्विस में भी होंगे जो गाइड करेंगे, आप उनसे मिलिए, आप उसको कीजिए आप, लेकिन संगठन के अगेंस्ट मत। इस संदर्भ में मैं भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। जब मैं सेना से एक ड्रिल होती है, जब रिटायरमेंट आते हैं तो डिपो में जाते हैं। हाँ। तो हम भी डिपो में गए हुए थे लास्ट मंथ में। हाँ। उस समय वहाँ पर हमारे सीनियर्स आते हैं, क्लासेस लेते हैं,
अब क्योंकि हम एक सिस्टम से उस सिस्टम में जा रहे हैं जिसको हम पहले 25-30 साल पहले छोड़ के आए थे। तो कर्नल साहब क्लास में आए थे और उन्होंने कहा था, अब आप जा रहे हैं ना, एक चीज़ याद रखना, अपनी पीछे की पॉकेट का बटन खोल के रखना। अच्छा। यहाँ अगर लंगर के अंदर आपके सब्जी में नमक कम था, उसकी शिकायत भी अगर होती है तो सीओ तक जाती है। उस पर सीओ तक का रिएक्शन आ जाता है। अगले दिन खाने के लिए लंगर कमांडर को और उसको कैटरिंग जेसीओ को सबसे पूछा जाता है, भैया खाने में कमी क्यों थी। लेकिन जब आप सिविल में जाओगे ना, कोई नहीं पूछेगा। वहाँ तुमको अगर काम कराना है, पहले अपना जो डिसिप्लिन उससे चलो। अगर वहाँ फेल हो रहे हो और 100, 200, 1000, 500 दे के भी काम होता है तो करा लेना, अपने घमंड में मत जाना कि हम तो सेना के डिसिप्लिन से आए हैं, क्यों घूस दें। हो सकता है कि वो 500 रुपये बाद में आपको 5000 और 10,000 में भी वो काम ना हो। तो सिचुएशन देखना, पहले तो अपने नियमों पर ही रहना, लेकिन अगर उससे भी काम होता हो तो करा लेना। अब आपने कहा तो शायद लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे याद आ गया, जो अस्पताल की बात करी थी सर। हॉस्पिटल में कोरोना में गया और मेरे साथ मैंने फौजी जवान किया। मेरी ज़िंदगी में ना सबसे मुश्किल काम पता क्या है जो मैंने किया जी। फौज में इतनी लड़ाई वड़ाई वो सबसे मुश्किल काम था। ये कोरोना में क्या हो रहा था, वेव जा रहा था, फर्स्ट वेव जा रहा है, सेकंड वेव आ रहा है, तो वार्ड जब वेव बढ़ते थे कोरोना के तो वार्ड खुलते थे, वेव घटते थे तो वार्ड बंद हो जाते थे जी। कम होने लगते थे। तो जब कम होने लगते थे तो ऊपर से मतलब हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बोलता था, ये भाई इतने वार्ड बंद हो गए, अब इनको भेज दे वापस। तो जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, पेशेंट केयर अटेंडेंट है, गरीब घरों से सारे, जी जी। मेरे को ज़िंदगी में साहब इससे मुश्किल कोई काम नहीं लगा कि एक व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं है, जी। एक होता है ना, तो छोटी सी गलती करी, चार्जशीट करो, कोर्ट मार्शल कर दो, कोई दोष नहीं है, वो आए और उसको ये कहना तेरी नौकरी खत्म। वो गरीब व्यक्ति पाँव पड़ ले, आप बच्चे जी। मेरे को ये समझ में नहीं आया मैं ये काम कैसे करूं बिना दोष के किसी को घर भेजे। तो साहब मैंने जैसे बताया मेरे साथ फौजी थे, तो उसके बाद ना हम ये चर्चा करते थे मेरे जवान और मेरे की, फिर अब सेना में ना हमने इसकी वैल्यू नहीं समझी। यहाँ किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। मैं चूंकि हाउस कीपिंग और पेशेंट केयर अटेंडेंस डील कर रहा था, डॉक्टरों का भी यही हाल था, डॉक्टर नर्स भी, ये वार्ड बंद हो गए जाओ। फिर बाकी भी देखा, आप इतने साल से रह रहे हैं, जॉब कॉर्पोरेट में लोग जाते हैं, उनको ये नहीं पता आज शाम को हम नौकरी के साथ वापस आएंगे या बिना नौकरी के। बिल्कुल सही बात। तो हम ये बात कर रहे थे सब मेरे जवानों में बैठ के हम लोग वहाँ पर कि आप सेना में अगर आप सिंपल चल रहे हो, कोई कमाल भी नहीं कर रहे हो, सिंपल डिसिप्लिन नहीं तोड़ रहे हो, सजा वगैरह वाली काम नहीं कर रहे हो, तो आपको तनख्वाह पक्की है, जैसा मकान मिले जैसा तैसा मिले, घर पक्का है, बिल्कुल, राशन पक्का है, बिल्कुल, बच्चों का खुद का इलाज पक्का है, बिल्कुल, और आर्मी स्कूल में एडमिशन पक्का है। बिल्कुल। ये तो दुर्लभ है सिविल में। और अगले साल का इंक्रीमेंट पक्का, पक्का रिटायरमेंट, अगर पूरी नौकरी करी है तो आपको पेंशन पक्की, आजीवन आपका, आपके बच्चों का, पेरेंट्स का ट्रीटमेंट। तो ये तो सिविल में दुर्लभ है। और फौज में चूंकि आराम से मिल रही हैं, तो जो लोग फौज में नौकरी कर रहे हैं, आप इस बात को इज्जत दीजिए अभी कि ये चीज़ें हमें इतनी आराम से मिल रही हैं। वो छोटी मोटी चीज़ें, एक सीओ एक सीएचएम में आप परेशान मत होइए, इतनी चीज़ें आराम से मिल रही हैं ना, ये क्या बताए, सिविल में कोई नहीं पूछ रहा। तो आप इस नौकरी का सम्मान कीजिए कि आप दुनिया की बेस्ट नौकरी में, जहाँ पर ये सब कुछ पक्का है, सब कुछ पूछ रहा है। सिविल में आपका बच्चा बीमार पड़े ना, अगर आप ऑफिस छोड़ के जाते हो तो तनख्वाह काट लेता हर देंगे। यहाँ पर खाली बोलना है, आपको मैसेज ही भेजना है, मेरे बच्चे को बुखार है, बोला ठीक है, उसको एम्बुलेंस भेज दो, बिल्कुल ले सही जाओ, अस्पताल भी फौज का, और कोई पी नहीं कटती। बिल्कुल सही बात है, कोई पी नहीं कटती है ना। हम पोस्टिंग जाते हैं तो बोला अच्छा ठीक है, तू घर ढूंढ ले, सेटल कर ले, थोड़े दिन ऑफिस के टाइम से ही हम काम करते हैं सारे। पोस्टिंग जाना होता है, फिर थोड़े दिन ऑफिस के टाइम से ही पैकिंग वैकिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट भी देते हैं। सिविल में भाई साहब जो घर चेंज करता है ना, उसको बोलते हैं इस संडे को जाओ, मतलब ऑफिस तो को पूछता ही नहीं, संडे को कर लो, संडे में नया घर ढूंढ लो, अगर किराए पे रहते हो आप,
और अगले संडे शिफ्ट करना, मंडे तो आए नहीं आना है। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन कोई मतलब नहीं है, आपका बच्चा बीमार है, ये है वो है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कहीं कोई कुछ नहीं ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिविल सारा खराब है, लेकिन जो फौज में है उनके अपने फायदे नुकसान है, लेकिन फौज में जो है ना, कृपया करके इस बात का मान कीजिए, सम्मान कीजिए, आनंद से नौकरी कीजिए, निष्ठा से नौकरी कीजिए और पोस्ट रिटायरमेंट की तैयारी कीजिए। वापस आके इस सिक्योरिटी के साथ बाहर आके समाज और देश की सेवा कीजिए। ये मेरा आप सबसे आग्रह है जो भी नौकरी करते। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी बातें की और आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि व्यूवर्स को अच्छी लगेंगी और उनको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका चैनल के माध्यम से ये अवसर देने का, मंच देने का कि हम अपनी बात कह सकें। तो दोस्तों, आपने सुना कर्नल मनोज कुमार साहब को, बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे और ये वो विचार हैं जिन पर हमको वाकई अमल करना चाहिए। हम किसी भ्रम में ना जिए। अगर हम इस दुनिया में हैं तो कुछ देने की कोशिश करें। समाज को जो देंगे वही वापस मिलेगा। और मैं सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आप आए, अपने विचार रखे। मैं अपने 14.5 लाख व्यूवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।